ओम शांति। कहते हैं भारत एक नारी प्रधान देश था, लेकिन धीरे धीरे ये नारियों के अधिकार कम होते गए, नारियों पे अत्याचार होते गए और आज इस मॉडर्न ज़माने में कहते तो हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार है, लेकिन क्या वाकई में आज महिलाएं जब घर पर भी रहती हैं तो घर से बाहर जाने के लिए इवन छोटा से छोटा कोई उनकी लाइफ का भी डिसीजन अगर लेना हो तो क्या महिलाओं को ये हक है उनकी लाइफ का डिसीजन लेने का, या आज भी पुरुष जो है वो छोटी से छोटी चीज़ में महिलाओं को डोमिनेट करते हैं। तो आइए इसी के ऊपर बात करते हैं और जानते हैं कि महिलाओं को क्या आज भी वो इक्वालिटी, वो समानता मिली है या आज भी महिलाएं उस चीज़ से जूझ रही हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता दीदी जी। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जब हम महिलाओं की बात करते हैं और आज के मॉडर्न ज़माने में इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आज महिलाएं और पुरुष को वो इक्वालिटी मिली गई है? कोई भी क्षेत्र की जब हम बात करें तो वो समानता हम कहते तो हैं, लेकिन आज भी जब डिसीजन लेना होता है तो पुरुष जो है वो डोमिनेट करता है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां आज महिलाएं नहीं हैं, लेकिन जहां ये सवाल आता है कि क्या उनको समान अधिकार मिले हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद भारत का संविधान बना तो उसने नारी और पुरुष को समान अधिकार दिए हैं जी। और ये भी कहा उसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन ही दोनों को दिया जाएगा। लेकिन वो अंतर दिखाई देता है समाज में कि उसका कारण है उनके प्रति जो मानसिकता है, समाज की जो सोच है वो अभी तक परिवर्तन नहीं हुई। वो मध्यकालीन सोच अभी तक हमारी बहनों के प्रति चली आ रही है जी। क्योंकि जब समाज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से या देश की तरफ से अधिकार जो हैं वो कागजी अधिकार तो मिल जाते हैं, लेकिन जब हम घर की बात करें, हमारी सोच की बात करते हैं तो वो सोच में आज भी वो चीज़ देखने को मिलती है कि महिलाओं को आज भी डोमिनेट किया जाता है। यहाँ तक कि एजुकेशन में भी आज भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर एजुकेशन बच्चियों को नहीं दी जाती है और छोटी उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी जाती है। तो ये जो सोच है ये हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। जो हमारे माता पिता या हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारे दिमाग में डालते हैं कि तुमको यही करना है और तुम्हारी हद यहीं तक है। तो ये जो सोच है इसको हम कैसे समाज में एक चेंज ला सकते हैं? जिन माता पिता ने अपनी बेटियों को अवसर दिए हैं, उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया है जी, है ना। आज हम देखते हैं कि ओलंपिक्स में पिछले ओलंपिक्स में जो मेडल जीतने वाली थी वो 2 बेटियां ही थी जी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। और अभी भी जो टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें भी जो पहला मेडल आया वो जीतने वाली महिलाएं हैं। तो अगर हमने उनको अवसर दिए हैं तो उन्होंने अपनी योग्यता को हमेशा साबित किया है। तो हम क्यों पुरानी मान्यताओं को लेकर के चलें कि क्योंकि जो बेटियां हैं वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं तो वो ये कर सकती हैं, वो इतना नहीं कर सकती हैं। एक वो जो मानसिक सीमाएं हैं वो हमने ही बना रखी हैं। तो वास्तव में अगर हम इसको आध्यात्मिक स्तर से देखते हैं तो हम ये सब जानते हैं कि ये शरीर तो सिर्फ एक चोला है जो आत्मा ने संसार में कर्म करने के लिए धारण किया हुआ है। तो आत्मा में तो संपूर्ण शक्तियां हैं जी। चाहे वो उसने स्त्री का शरीर लिया है, चाहे उसने पुरुष का शरीर लिया है, आत्मा अपने रूप में तो सर्व संस्कार से पूर्ण है। तो वो जिन संस्कारों का प्रयोग करती है वही संस्कार उसके प्रकट हो जाते हैं ना। साइंटिफिक रूप से भी हम ये कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक मैस्कुलिन पार्ट होता है, एक फेमिनिन पार्ट होता है। तो जो राइट साइड है उसे फेमिनिन साइड कहते हैं और जो लेफ्ट साइड है उसको मैस्कुलिन साइड कहते हैं। तो जो मेल हैं
वो क्योंकि मोर एनालिटिकल होते हैं, या हम कहेंगे कि वो इनिशिएटिव लेने वाले होते हैं, करेजियस होते हैं, तो उनका लेफ़्ट साइड ज़्यादा डेवलप हो जाता है, यानी वो वाले संस्कार ज़्यादा प्रकट होने लग जाते हैं। और जो फेमिनिन साइड होता है वो इमोशनल होता है, इंट्यूटिव होता है, लविंग होता है, केयरिंग होता है। तो वुमेन इन गुणों को ज़्यादा यूज़ करती हैं क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती हैं और उनकी पालना करती हैं, तो उसका वो साइड ज़्यादा डेवलप होता है, तो वो संस्कार ज़्यादा दिखाई देने लग जाते हैं, प्रकट होने लग जाते हैं। लेकिन अगर वो भी सभी क्षेत्रों में काम करने लगती हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में काम कर रही हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही हैं, या एजुकेशन में काम कर रही है, जितने भी डिफरेंट फील्ड्स हैं आज हम देखते हैं, अगर महिलाएं सब में काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से उनके भी वो संस्कार जो हैं वो प्रकट होते हैं। और कहाँ तो ये देखने में आता है कि वो पुरुषों से भी बेहतर प्रदर्शन करती हैं। पर महिलाएं इस चीज़ को बैलेंस कर लेती हैं, जहाँ उनको लगता है कि नहीं यहाँ एडजस्ट करना है, ठहर के चलना है, वो मुझे लगता है महिलाओं को बहुत अच्छे से बैलेंस करना आता है। जहाँ पुरुष है वो अपना होल्ड रखना चाहता है, इफ़ ही इज़ लविंग इनसाइड ही विल नॉट शो दैट ही इज़ लविंग, बट महिलाएं उतनी ही अंदर से अगर सेंसिटिव है तो उस चीज़ को वो बैलेंस उसका रीज़न यही है ना, क्योंकि वो दोनों क्षेत्रों में बराबर कार्य कर रही हैं। राइट। अगर वो बाहर जा कर के जॉब कर रही हैं तो वो जॉब को भी पूरी तरह से जिम्मेवारी से संभाल रही हैं, और फिर जब वो घर में आती हैं तो वो बच्चों को भी उतना जिम्मेवारी से ध्यान देती है, अपने परिवार पर भी वो पूरा ध्यान देती है। तो उसके ब्रेन के दोनों पोर्शन बैलेंस हो रहे हैं, है ना। लेकिन पुरुष नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि वो सूक्ष्म अहम तो होता है कि क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो फिर वो ये सोचते हैं कि बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो संभालना मेरी जिम्मेवारी है, घर के काम की जिम्मेवारी तो मेरी है नहीं। तो निश्चित रूप से वो फिर अपने आप को उससे विड्रॉ रखते हैं, तो उनका वो डेवलपमेंट नहीं होता। तो जो एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए वो उनका नहीं हो पाता। जबकि एक और चीज़, एक और मानसिकता देखी जाती है, जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर जैसे बेटी हुई तो एक डर है, उसको एक बोझ समझने लगते हैं कि नहीं ये तो बोझ है क्योंकि शादी करनी है, फिर दहेज देना है, सब हमको ही करना पड़ेगा। तो ये जो मानसिकता ये कहाँ तक सही है? ये भी एक्चुअली जब हमारे यहाँ द्वापर युग से हम कहेंगे, जब ये युग शुरू हुआ, उस समय जब मुस्लिम्स का आक्रमण हमारे देश में हुआ, तो कुछ सांस्कृतिक मान्यताएं उनकी सुरक्षा के लिए बनी। बाहर के आक्रमण हुए और जो वो शासक थे वो बहुत क्रूर थे, और ख़ासकर महिलाओं के ऊपर वो बहुत अत्याचार करते थे। तो जैसे उनको घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया और शिक्षा से वंचित रखा गया। हमारा प्राचीन भारत इससे बिल्कुल भिन्न था। हमारे यहाँ तो कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ जो देवी देवताएं हैं उनके नाम में तो हमेशा हम पहले देवी का नाम लेते हैं, फिर देवता का नाम लेते हैं। हम कहेंगे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीताराम, श्री राधे कृष्ण। तो वो उतना उच्च स्थान था उनका। लेकिन इसके कारण जो परिवर्तन आया महिलाओं के प्रति सोच में कि उन्हें घर की चार दीवारी में ही रख दिया गया, और वो फिर किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं रही। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो दहेज प्रथा प्रारंभ हो गई, वास्तव में तो बेटी की शादी पर एक खुशी के रूप में माँ बाप उसे उपहार देते थे कि खुशी का अवसर है तो अपनी बेटी को उससे संबंध में कुछ उपहार देना है। लेकिन धीरे धीरे जब लालच बढ़ा, लालच बढ़ा समाज में, तो फिर इसने दहेज का रूप ले लिया। और उसकी भी मांग, क्योंकि लड़की को बोझ समझा गया। तो अगर हम शादी कर रहे हैं तो जो भी अब पुरुष जो शादी कर रहा है उसको एहसान जैसा कि हम शादी कर रहे हैं, तो वो इसलिए भी तो वो लड़की बोझ क्यों लगने लगी, बोझ क्यों लगने लगी? इसलिए क्योंकि उसकी शादी पर एक निश्चित धन की मांग हो रही है। अब उतना धन अगर माँ बाप के पास नहीं है
तो फिर उनको नेचुरली बेटी बोझ लगेगी। और एक हमारे यहाँ ये भी मान्यता हो गई कि बेटा वंश चलाता है, तो एक बेटा तो ज़रूर चाहिए। अगर बेटे का जन्म नहीं होगा तो वंश नहीं चलेगा। तो इसलिए बेटी का जन्म जो है वो खुशी देने वाला नहीं लगता था माँ बाप को। और तीसरी बात ये है कि जब समाज में विकार प्रधान होने लगा तो फिर सुरक्षा का प्रश्न भी आने लगा कि बेटियों की सुरक्षा करनी है माता पिता को। तो इन सब कारणों से जो है वो बेटी उनको बोझ लगने लगी। और एक तो है, ये तो है ही है कि बेटी शादी करके दूसरे घर चली जाती है, बेटा तो साथ में रहता है और बेटी शादी के बाद चली जाएगी। तो ये है, तो इस मानसिकता को हमें बदलना है कि बेटा ही कुल दीपक है, बेटा ही हमारा वंश चलाएगा, है ना, बेटे से ही हमारा नाम रोशन होगा। नहीं, बेटियां भी उतना ही नाम रोशन करती हैं। तो ये जो सोच बदलनी है, इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी होगी, कैसे? क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं जो लोगों के जहन में अभी भी घुसे हुए हैं, एक बिलीफ सिस्टम बन गया है जैसे। वो तो हर एक को वो जिम्मेवारी लेनी होगी। हम कहते हैं ना, अगर एक बदलता है तो उससे अनेकों को प्रेरणा मिलती है। जी जी, है ना। तो अगर हम ये कार्य करके दिखाते हैं समाज में कि मानो जैसे हम देखते हैं कई परिवार हैं, उनके एक ही बेटी है या सिर्फ 2 ही बेटियां हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा कभी महसूस नहीं करते कि हमारा कोई बेटा नहीं है। है ना। तो अगर वो ये मिसाल पेश करते हैं, हाँ, कि बेटियां ही उनके लिए ऐसे भी नहीं हमें कहना चाहिए कि बेटियां ही हमारे बेटों की तरह हैं। ये भी हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटे जो हैं फिर वो बेटियों से श्रेष्ठ हैं। लेकिन हमारी बेटियां ही जो हैं वो हमारे लिए सब कुछ हैं। तो ये समाज में एक संदेश जाता है और समाज जो है फिर वो हिम्मत रखता है कि हाँ, जो बेटियां हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही योग्यता रखती हैं और उतना ही वो श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हैं अगर हम उनको स्वतंत्रता देते हैं, उनको हम अवसर देते हैं। तो यही कि कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन हो कि हमें वो फीलिंग ही नहीं आए कि ये बेटा है, ये बेटी है, इसके ये रूल्स हैं, इसके ये रूल्स हैं। हमारे बच्चे हैं, हम दोनों के बच्चे, हमको सेम एजुकेशन देनी है, सेम परवरिश देनी है, सेम संस्कार देने हैं। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है तो दोनों के लिए सेम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो ये सोच हमारे दिमाग में कैसे आएगी? माता पिता जो बच्चों को जन्म देते हैं, हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि जन्म से ही उनके साथ ये भेदभाव शुरू हो जाता है। तो फिर वो लड़कियां जो बड़ी होती हैं वो इसी मानसिकता के साथ बड़ी होती हैं कि मैं लड़की हूँ, इसलिए मेरी ये लिमिट्स हैं। लड़का है वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मुझे निर्णय लेने में स्वतंत्रता है और मुझे माँ बाप जो हैं वो छूट देते हैं। तो यहाँ पर माता पिता को ही वो ध्यान देना होगा कि हम बेटे और बेटी के मन में ये अंतर पैदा ना करें कि वो अलग अलग हैं। और अगर हम अब कुछ अपेक्षा करते हैं अपनी बेटी से कि बेटी को ऐसे करना चाहिए, या फिर उसको ये भी रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं, उसको तो ससुराल जाना है इसलिए उसको ये सब सीखना चाहिए, उसके अंदर ये सब कलाएं होनी चाहिए, उसके अंदर ये सब गुण होने चाहिए, और बेटे के लिए तो कोई बात नहीं। अगर घर का काम बेटी को आप सिखा रहे हैं तो बेटे को भी सिखाइए, क्योंकि कभी भी उसको भी वो आवश्यकता पड़ सकती है। जीवन में कहीं भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जब उसको भी करना पड़े। अब हम विदेश में देखते हैं जी, विदेश में स्त्री पुरुष दोनों ही काम पर जाते हैं। बिल्कुल। तो जब वो घर लौटते हैं तो दोनों ही मिलकर काम करते हैं, दोनों ही किचन में काम करते हैं और सब काम दोनों मिलकर के ही करते हैं। तो वो इस जिम्मेवारी को समझते हैं कि हमें एक दो का सहयोगी बनकर रहना है क्योंकि हम बराबर काम कर रहे हैं। तो भारत में भी हमें इस बात को महत्व देना है कि ऐसे नहीं कि स्त्री का जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग है और जो बेटा है उसका कार्य क्षेत्र जो है वो बिल्कुल अलग है। वो एक गिलास भी उठा करके नहीं रखेगा और जो बेटी है वो सबके लिए सब काम करेगी, है ना। तो माँ बाप जब परवरिश दे रहे हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान देना है कि हमें ये अंतर नहीं सिखाना है उनको। और अगर आप बेटी को कहते हैं कि बेटी 8 बजे तक घर आ जानी चाहिए,
तो अगर कुछ गलत घटनाएं होती हैं तो वो बेटों के कारण हो रही हैं, तो फिर हम बेटों को भी उतना ही रिस्ट्रिक्ट करें। अगर वो घर से बाहर 8 बजे के बाद नहीं रहेगा तो वो कोई ऐसे गलत काम करेगा नहीं, माना ड्रिंक नहीं करेगा या दोस्तों के साथ जो भी ड्रग्स लेना या जैसे छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं या जो भी इस तरह के होते हैं हम देखते हैं, तो जब वो नहीं रहेगा तो वो घटनाएं अपने आप नहीं होंगी। तो दोनों के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हों वो भी समान हों। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं लेकिन आत्मा ही शरीर के द्वारा कार्य कर रही है। तो बेटा बेटी जो भी है वो आत्मा है उस शरीर के अंदर, तो दोनों ही आत्माओं के प्रति हमारी समान रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। अब आत्मा इस जन्म में अगर पुरुष तन में है तो 1-2 जन्म के बाद वो स्त्री तन में भी होगी, और जो अभी स्त्री तन में है 1-2 जन्म के बाद वो पुरुष तन में भी होगी। दोनों के अंदर ही जैसे दोनों संस्कार हैं, जैसे हमने पहले भी बात की जी। तो जब हम उस दृष्टि से उनको देखेंगे, हमारी जो सोच है वो भीतर से परिवर्तन होना चाहिए जी। यानी हमारी जो वृत्ति है वो अगर इस तरह से परिवर्तन होती है तो एक आत्मिक समानता का भाव जिसे हम कहेंगे और वो सम्मान का भाव उन आत्माओं के प्रति होगा, और हमें ये नज़र नहीं आएगा कि ये मेरी बेटी है और ये बेटा है, लेकिन ये दोनों ही आत्माएं हैं और इन आत्माओं को आई थिंक एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है अगर हर एक इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर ले कि जो भी हमारे घर में आत्मा आ रही है उसकी हमें अच्छी परवरिश करनी है। बेटा हो बेटी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें बस हमें सशक्त बनाना है। और जो डर होता है कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि बेटा तो हमारे साथ रहने वाला है और बेटी को तो जाना है आज नहीं तो कल, तो आगे जाके करेगा कौन, हमारा बेटा ही करेगा। तो लेने का भाव ना रख के अगर हम देने वाली परवरिश ही करेंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें और हमारी जो मानसिकता है इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और हमने देखा है कि जिनके केवल बेटियां हैं या इवन बेटे भी होते हैं तो भी माँ बाप की जो सेवा है बेटियां ज़्यादा करती हैं जी। तो ये तो हमने अनेकों उदाहरण देखे हैं जी। ऐसे कहते हैं कि बेटी पराई हो जाती है, लेकिन देखने में आता है कि शादी के बाद बेटा ज़्यादा पराया हो जाता है। बिल्कुल आजकल तो ऐसे ही देखने को मिलता है। तो ये सोच भी गलत है कि बेटा ही हमारा बुढ़ापे का सहारा है और वही हमें, इसीलिए कहते हैं ना कि बेटा आएगा तो बेटा प्रॉपर्टी बांटेगा, लेकिन अगर बेटी आएगी तो बेटी आपका दुख बांटेगी। थैंक यू दीदी, आज की जो भी बातचीत रही जिसमें बहुत ही स्पष्टीकरण से क्लियर तरीके से आपने बताया कि बेटा और बेटी को समान रूप से हमें परवरिश देनी चाहिए और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर हम इस तरीके से आध्यात्मिक तरीके से अगर इसको आगे लेकर जाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और जो इक्वालिटी है समाज में वो भी बनाए रख सकते हैं। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि समाज में एक लड़का और लड़की की इक्वालिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है। जितनी इम्पॉर्टेंस हम पुरुष को देते हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंस और अधिकार हमें महिलाओं को भी देना है, और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है, अपनी मानसिकता को बदल के। जब हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे तो धीरे धीरे समाज की मानसिकता भी बदल जाएगी, और जितना हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। ओम शांति।